Good afternoon, all of you. I am Sonam Kuktoria from GRY Institute of Pharmacy, Borava. I am deliver my lecture on Alzheimer disease. What is Alzheimer? Alzheimer disease is a neurological disorder that causes the brain to shrink and death of the brain cells. Alzheimer is the most common form of dementia. Dementia, it is the types of disease like for poor memory, difficult in learning new things. Causative agent. The exact etiology of Alzheimer disease is not known and associated with risk factor, but state that there are several genetic environmental factors have been exposed as a potential causes of Alzheimer disease. Other factor like advanced aging, trauma, family history या फिर vascular disease like stroke. Other risk factor like मेटल में आ सकता है आर्सेनिक, लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी. इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो टोबैको, स्मोक, पेस्टिसाइड्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, hypertension and other disease like diabetes, trauma. Aging factor are responsible for causing the Alzheimer disease. Etiopathogenesis of Alzheimer disease. The main causative agent of Alzheimer disease is two types. First one Palic and दूसरा tangle. The brain has a millions of neurons, each with an axon and many dendrites. Two healthy neurons must communicate with each other, carry out metabolism and repair themselves. The disease symptoms arise due to exact beta amyloid Palic and intracellular neurofibrillary triangle. अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको अल्जाइमर डिसीज़ कॉज हुई है तो उस डिसीज़ को कॉज करने के लिए दो मेन कॉजेटिव एजेंट होते हैं. फर्स्ट वन होता है पैलिक और दूसरा होता है टैंगल्स. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अल्जाइमर डिसीज़ को कॉज कराने के लिए. अगर हम पैलिक की बात करें तो पैलिक होता क्या है? पैलिक की बात कर रहे हैं तो पैलिक The various hypotheses for Alzheimer disease included first one genetic factor, genetic mutation due to metabolic life cycle or environmental factors which may lead to disturbance of innervation to primary motor and sensory, cortical and cerebellum. This lead to disturbance of neurological communication. जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा सिक्रेटेज में और गामा सिक्रेटेज में. जो अल्फ़ा सिक्रेटेज होता है और गामा सिक्रेटेज होते हैं ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं. जो अल्फ़ा सिक्रेटेज हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं PSEN म्यूटेशन चेंजेस के कारण क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर और PSEN2 क्रोमोसोम नंबर 1 पे काम करते हैं. अब APP जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है बट बीटा एमिलॉइड सिक्रेटेज के कारण वो वाटर सॉल्युबल एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है वाटर इनसॉल्युबल में, जिसके कारण हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर से रीजनरेट नहीं हो पाते हैं या फिर रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो सकता है. सेकेंड अगर हम बात करें एमिलॉइड हाइपोथेसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव बीटा एमिलॉइड प्रोटीन इन ब्रेन फॉर्मिंग एमिलॉइड पैलिक और न्यूरॉन्स और सिनेप्स. बीटा एमिलॉइड प्रोटीन अगर एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो रहा है तो वो पैलिक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, और पैलिक लाइक स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स के अंदर बना रहा है तो ये हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकते हैं. थर्ड वन है टाउ हाइपोथेसिस. टाउ एक प्रकार का प्रोटीन होता है उस जो न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन इनसाइड द नर्व सेल बॉडी. हमारी बॉडी की के अंदर साइटोस्केलेटन के अंदर ये क्या होते हैं, टाउ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. ये टाउ प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
पर हमारी बॉडी में काइनेज क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम को रिलीज़ करता है, और फॉस्फेटेज एंजाइम अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो स्टिमुलेट कर देता है टाउ प्रोटीन को, और टाउ प्रोटीन अगर स्टिमुलेट होता है तो उसके कारण जो उसका शेप है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और उसके चेंज होने के कारण हमारी जो नर्व सेल बॉडी है उसके अंदर ट्रायंगल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अल्जाइमर डिसीज इज कॉज ड्यू टू रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कम हो रहा है तो उसके कारण भी हमको अल्जाइमर डिसीज कॉज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारे हेल्दीएस्ट न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बट हमारी बॉडी के अंदर बीटा एमिलॉइड प्रोटीन और टाउ हाइपोथेसिस के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर पैलेट लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है या फिर टाउ न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स बन सकते हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और जो अल्जाइमर डिसीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, रिडक्शन इन ACHE। एसिटाइल कोलिन का रिडक्शन अगर कम हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन कम हो रहा है, अगर एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी के अंदर कम सीक्रेट हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं न्यूरोनल लॉस के लिए या फिर अट्रोपी इन टेम्प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, जिसके कारण आपके जो न्यूरॉन सेल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है या फिर एमिलॉइड पेलिक्यू इकट्ठा हो सकता है या फिर NFT नेक्रोसिस फैक्टर जो है वह एक्टिवेट हो सकते हैं और जिसके कारण अल्जाइमर डिसीज कॉज हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी अल्जाइमर कॉज हो सकता है। हाइपरफास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन हाइपोथेसिस के कारण भी अल्जाइमर कॉज होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर मेटल आयन हाइपोथेसिस के कारण भी आपको अल्जाइमर कॉज हो सकता है। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो हमने इसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो प्री डेमनेशिया के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है। अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें तो डिक्रीज हो सकती है वर्बल फ्लुएंसी, डिक्रीज हो सकता है प्रिपरेशन एंड मूवमेंट। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो स्पीच डिफ़िकल्ट हो सकती है या फिर आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसके अंदर चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। और एडवांस स्टेज की बात करें कंप्लीटली लॉस ऑफ स्पीच, मोबिलिटी एंड द मसल मास, आपका प्रॉपर स्पीच नहीं हो पाएगा या फिर मोबिलिटी है या जो आपकी मसल्स हैं उसके अंदर मास क्रिएट हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सिम्टम रिलेटेड टू कंजेक्टिव इम्पेयरमेंट एंड सेकेंड इज नॉन कंजेक्टिव सिम्टम्स। फर्स्ट कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेमोरी लॉस हो सकता है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, टेम्पोरल एंड सेप्टल डिसओरिएंटेशन हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सेसिव फंक्शन ऑफ एंड जजमेंट। नॉन कंजेक्टिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बिहेवियर चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी कॉज हो सकती है, इनेबिलिटी टू स्पीक, हाइपोऑस्मिया हो सकता है या इंसोम्निया टाइप सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और फंक्शनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इनएबिलिटी टू केयर फॉर सेल्फ। डायग्नोसिस की बात करें कि अल्जाइमर डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं तो दिस इज इंक्लूड ब्लड स्टडी, ब्रेन MRI या CT स्कैन करवा सकते हैं या फिर SPECT टेस्ट, सिंगल पोजिट्रॉन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, या फिर आप PET करवा सकते हैं, पोजिट्रॉन इमर्सन क्रोमेटोग्राफी। नाम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लो रेगुलर स्लीप शेड्यूल, मेंटेन अ फैमिलियर इन्वायरमेंट, रिमूव एम्बिशियस नॉइज, फिजिकल एक्टिविटी, इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हम ले सकते हैं कोलिनर्जिक इनहिबिटर, कोलिनर्जिक ड्रग्स लाइक
डोनिपिनाजिल या फिर रिवास्टिगिमासाइन। The various hypotheses for Alzheimer disease included: first one, genetic factor, genetic mutation due to metabolic, life cycle or environmental factors which may lead to disturbance of innervation to primary motor and sensory, cortical and cerebellum. This lead to disturbance of neurological communication. जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा सिक्रेटेज में और गामा सिक्रेटेज में। जो अल्फ़ा सिक्रेटेज होता है और गामा सिक्रेटेज होते हैं ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो अल्फ़ा सिक्रेटेज हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं PSEN म्यूटेशन चेंजेस के कारण क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर और PSEN2 क्रोमोसोम नंबर 1 पे काम करते हैं। अब APP जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, बट बीटा एमिलॉइड सिक्रेटेज के कारण वो वाटर सॉल्युबल एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है वाटर इनसॉल्युबल में, जिसके कारण हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर से रीजनरेट नहीं हो पाते हैं या फिर रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो सकता है। सेकेंड, अगर हम बात करें एमिलॉइड हाइपोथेसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव बीटा एमिलॉइड प्रोटीन इन ब्रेन फॉर्मिंग एमिलॉइड पैलिव और न्यूरॉन्स और सिनेप्स। बीटा एमिलॉइड प्रोटीन अगर एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो रहा है तो वो पैलिक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, और पैलिक लाइक स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स के अंदर बना रहा है तो ये हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकते हैं। थर्ड वन है टाउ हाइपोथेसिस। टाउ एक प्रकार का प्रोटीन होता है उस जो न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन इनसाइड द नर्व सेल बॉडी। हमारी बॉडी की के अंदर साइटोस्केलेटन के अंदर ये क्या होते हैं, टाउ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये टाउ प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर हमारी बॉडी में काइनेज क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम को रिलीज़ करता है, और फॉस्फेटेज एंजाइम अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो स्टिमुलेट कर देता है टाउ प्रोटीन को, और टाउ प्रोटीन अगर स्टिमुलेट होता है तो उसके कारण जो उसका शेप है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और उसके चेंज होने के कारण हमारी जो नर्व सेल बॉडी है उसके अंदर ट्रायंगल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अल्जाइमर डिसीज इज कॉज ड्यू टू रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कम हो रहा है तो उसके कारण भी हमको अल्जाइमर डिसीज कॉज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारे हेल्दीएस्ट न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बट हमारी बॉडी के अंदर बीटा एमिलॉइड प्रोटीन और टाउ हाइपोथेसिस के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर पैलिक लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है या फिर टाउ न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स बन सकते हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और जो अल्जाइमर डिसीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, रिडक्शन इन ACE एसिटाइल कोलिन का रिडक्शन अगर कम हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन कम हो रहा है, अगर एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी के अंदर कम सीक्रेट हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं न्यूरोनल लॉस के लिए या फिर अट्रोपी इन टेम्पोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, जिसके कारण आपके जो न्यूरॉन सेल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है या फिर एमिलॉइड पेलिक्यू इकट्ठा हो सकता है या फिर NFT नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं और जिसके कारण अल्जाइमर डिसीज कॉज हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी अल्जाइमर कॉज हो सकता है। हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन
हाइपोथेसिस के कारण भी अल्जाइमर कॉज होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर मेटल आयन हाइपोथेसिस के कारण भी आपको अल्जाइमर कॉज हो सकता है। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो हमने इसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो प्री डेमनेशिया के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है। अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें तो डिक्रीज हो सकती है वर्बल फ्लुएंसी, डिक्रीज हो सकता है प्रिपरेशन एंड मूवमेंट। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो स्पीच डिफ़िकल्ट हो सकती है, या फिर आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसके अंदर चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। और एडवांस स्टेज की बात करें कम्प्लीटली लॉस ऑफ स्पीच, मोबिलिटी एंड द मसल मास, आपका प्रॉपर स्पीच नहीं हो पाएगा, या फिर मोबिलिटी है या जो आपकी मसल्स हैं उसके अंदर मास क्रिएट हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सिम्टम रिलेटेड टू कंजेक्टिव इम्पेयरमेंट एंड सेकेंड इज नॉन कंजेक्टिव सिम्टम्स। फर्स्ट कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेमोरी लॉस हो सकता है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, टेम्पोरल एंड सेप्टल डिसओरिएंटेशन हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सेसिव फंक्शन ऑफ एंड जजमेंट। नॉन कंजेक्टिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बिहेवियर चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी कॉज हो सकती है, इनएबिलिटी टू स्पीक, हाइपोऑस्मिया हो सकता है, या इंसोम्निया टाइप सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और फंक्शनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इनएबिलिटी टू केयर फॉर सेल्फ। डायग्नोसिस की बात करें कि अल्जाइमर डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो दिस इज इंक्लूड ब्लड स्टडी, ब्रेन MRI या CT स्कैन करवा सकते हैं, या फिर SPECT टेस्ट, सिंगल पोजिट्रॉन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, या फिर आप PET करवा सकते हैं, पोजिट्रॉन इमर्सन क्रोमेटोग्राफी। नाम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लो रेगुलर स्लीप शेड्यूल, maintain a familiar environment, remove ambient noise, physical activity, improve physical strength। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हम ले सकते हैं कोलिनर्जिक इनहिबिटर, कोलिनर्जिक ड्रग्स लाइक डोनिपिनाजिल या फिर रिवास्टिगिमासाइन।